गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतवाद पर चर्चा करेंगे। मार्क्स की विचारधारा के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ही भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतवाद का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को सामयिक विकास के संबंध में प्रयुक्त करना इतिहास की आर्थिक व्याख्या है। मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है और किसी भी राजनीतिक संगठन अथवा उसकी न्याय व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म या राष्ट्रीयता से नहीं वरन केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। जैसा कि एक स्थान पर मार्क्स ने लिखा है, सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। अपने विचार क्रम को स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहते हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता रहता है। ये गतिमान और परिवर्तनशील हैं और उनकी परिवर्तनशीलता का ही ये परिणाम होता है कि हमारे जीवन यापन के ढंग में परिवर्तन होता है। मार्क्स ने अपनी आर्थिक व्याख्या के आधार पर अब तक की और भावी मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें 4 से तो समाज गुजर चुका है और 2 आने वाली। इनमें से प्रथम 4 अवस्थाएं समाज गुजर चुका है और शेष 2 अवस्थाएं अभी आनी बाकी। मानवीय इतिहास की ये 6 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आदिम साम्यवादी अवस्था। सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में उत्पादन के तरीके बहुत सरल थे। पत्थर के औजार, धनुष बाण उत्पादन के मुख्य साधन थे और शिकार करना, मछली मारना तथा वनों से कंदमूल एकत्रित करना और उनका मुख्य व्यवसाय था। मनुष्य का भोजन प्राप्त करने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए सामूहिक शक्ति जरूरी भी थी। इसलिए मनुष्य झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज की सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में न निजी संपत्ति थी, न विवाह प्रथा और न परिवार। सब समान थे, किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए मार्क्स के द्वारा इसे साम्यवादी अवस्था कहा। ओके, मार्क्स के अनुसार दूसरी अवस्था थी दास अवस्था। धीरे धीरे भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति खेती और पशुपालन करने लगे और दस्तकारियों का उदय हुआ। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचार का उदय हुआ और श्रमवर्जन भी उठ खड़ा हुआ। जिन व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन के साधनों, भूमि आदि पर अधिकार कर लिया गया, वे दूसरे व्यक्तियों को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम कराने लगे। इस प्रकार आदिम समाज की स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। समाज स्वामी और दास के 2 अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया और शोषण का प्रारंभ हुआ। आर्थिक क्षेत्र में इस अवस्था के अनुरूप ही राजनीतिक संगठन स्थापित हुए और दर्शन तथा साहित्य की रचना हुई। तीसरी अवस्था थी सामंती अवस्था। अब उत्पादन के साधनों में और उन्नति हुई। लोहे के हल, करघे आदि का चलन हुआ।
और कृषि, बागवानी तथा कपड़ा बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। उत्पादन के इन साधनों के सफल प्रयोग के लिए जरूरी था कि श्रमिक अपना कार्य रुचि और योग्यता के साथ करें। अतः दास प्रथा के स्थान पर नवीन प्रकार के उत्पादन संबंध कायम हुए, जो सामंती व्यवस्था के नाम से जाने जाते हैं। इस सामंती व्यवस्था के अंतर्गत समस्त सामंत भूमि आदि उत्पादन के साधनों के स्वामी होते थे, किंतु भूमि पर खेती और दस्तकारियों का कार्य कौन करता था? किसान और श्रमिक। किसानों पर सामंतों का नियंत्रण दास प्रथा की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, किंतु इस अवस्था में भी शोषण इतना ही भयंकर था जितना कि दास अवस्था। इस अवस्था में शोषकों और शोषितों का संघर्ष निरंतर चलता रहा, जो मार्क्स की मेन थ्योरी है। पूंजीवादी अवस्था, पांचवी अवस्था थी पूंजीवादी अवस्था, चौथी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति हुई समस्त विश्व में, जिसने उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। इस अवस्था में पूंजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता था, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है और श्रमिक इस अर्थ में तो स्वतंत्र होते हैं कि पूंजीपति उन्हें बेच और खरीद नहीं कर सकते, किंतु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन न होने के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दासों से अच्छी नहीं होती और वो पूंजीपतियों के भयंकर शोषण का शिकार होते। इस शोषण के परिणाम स्वरूप दो वर्गों, बुजुर्गा शोषक वर्ग और सर्वहारा शोषित वर्ग के बीच संघर्षी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देती है। मार्क्स का कथन है कि पूंजीवादी युग के उत्पादन संबंधों के अनुरूप ही इस युग की राजनीतिक व्यवस्था, नैतिकता, कला, साहित्य और दर्शन। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के कुछ जो बिंदु रह गए हैं उन पर अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद।